हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, और इसके साथ एक छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे, मांग के नियम की मान्यता यानी कि एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। फिलहाल मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर के चल रहा हूं। इसमें मुझे कुछ एडवांटेज लगा। आप लोगों को अगर कोई परेशानी हो रही होगी तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो फिर मैं उस पर काम करूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसलिए दोनों मीडियम को साथ में लेकर के चल रहा हूं। जैसा कि आज का क्वेश्चन है मांग का नियम और मांग के नियम की मान्यताएं, ये क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इतना मैं दावे से इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम लोगों के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन के आंसर को जब आप देखोगे तब आप महसूस करोगे कि रियल में इसमें जो जो बातें आ रही है वो तो हम लोग पर डे उस चीज को फॉलो करते हैं, हर मोमेंट में करते हैं। तो जो पर डे हमारे डेली लाइफ की चीजों से जो जुड़ा हुआ होता है वो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। अगर है भी उसमें डिफिकल्टीज तो भी वो समझना आसान हो जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर ये है क्या। तो थोड़ा सा देखिए, हम सबों की क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है, हम सबों की एक नेचर होता है, एक मनोवृत्ति होती है। वो क्या होती है कि कोई चीज अगर कम कीमत पर उपलब्ध है मार्केट में तो उसको ज्यादा खरीदो और ज्यादा उपभोग करो। क्या ऐसा टेंडेंसी होता है या नहीं होता है? और वहीं कीमत अगर बढ़ जाए तो फिर उससे दूरी बना लो, उसको कम खरीदो। और ज्यादा हो जाए तो कितने लोग तो उसको छोड़ भी देते हैं। क्या ये टेंडेंसी है या नहीं है? बिल्कुल है। हम तो करते ही हैं, करते हैं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप सबों से बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस चीज को करते ही होंगे, और करते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये जो नेचर है हम सबों का कि कम कीमत पर अधिक खरीदो और अधिक कीमत पर कम खरीदो, तो मांग का नियम इसी पर आधारित है। हम चलते हैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर, और एक चीज बता देते हैं कि आज का जो हम पढ़ेंगे ये जो मांग का नियम, वो पीछे के वीडियो में जो पढ़े थे हम लोग, कीमत मांग, आय मांग और आड़ी मांग, तो उसमें वो कीमत मांग, आय मांग या आड़ी मांग किसी ना किसी से ये जुड़ा हुआ है। अब आय मांग से इसका सिमिलरिटीज है मांग का नियम का, या आड़ी मांग के साथ है, या कीमत मांग के साथ है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। चलते हैं डायरेक्ट मांग के नियम पर। पहले डेफिनेशन एक दे देते हैं, क्योंकि नियम क्या है तो ये समझ चुके हैं। एक डेफिनेशन दे देते हैं, दोनों में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान होने पर कीमत तथा मांग के बीच ऋणात्मक के जगह विपरीत भी लिख सकते हैं या व्युत्क्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, संबंध होता है। अर्थात
कम कीमत पर कम मांग, कम कीमत पर कम मांग। गलत लिख रहे हैं ना, गलत लिख रहे हैं। अर्थात कम कीमत पर अधिक मांग। कम कीमत पर कम मांग कैसे होगा? अरे भाई कम कीमत हुआ तो मौका है, उसको खरीदो, ज्यादा ज्यादा उसका उपभोग करो। तो क्या होना चाहिए? कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। ये हकीकत है। कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर क्या करना है? कम मांग करना। यही तो है मांग का नियम। एक तरह से हम लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/Q। P जो है ये P से हो गया, P फॉर प्राइस यानी कीमत। किसका? कोई भी वस्तु का मेंशन भी कर सकते हो आप। और Q मांगी गई मात्रा, जो मात्रा आप खरीदते हैं वो Q से हम दिखाएंगे। तो वस्तु की कीमत अधिक होगी तो वहां जो मात्रा होगी, खरीदे जाने वाली जो मात्रा होगी वो कम होगी, और जब ये कम होगी तो ये ज्यादा होगी। तो इस चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप लोग समझते होंगे, साइंस के स्टूडेंट हैं आप लोग ज्यादा करके। तो ये P क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू Q है, यानी P और Q में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। P अधिक होगा तो Q क्या होगा? कम होगा। इस चीज को ही, यही चीज जो है क्या दर्शा रहा है? मांग का नियम दर्शा रहा है। इंग्लिश में अगर बात करें तो लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड states that other things being equal के जगह आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। There is negative relation between the price and डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब अदर थिंग्स क्या होगा? इक्वल होगा तो क्या होगा? देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में क्या होगा? क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा, यानी कि कीमत अधिक तो मांग कम। दैट इज lower the price higher the demand and higher the price lower the demand। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस क्या होगा? लोअर। लोअर प्राइस होगा तो डिमांड क्या होगा? हायर। क्लियर? और हायर प्राइस होगा तो डिमांड क्या होगा? लोअर होगा। इस चीज को जो होता है ना, कम कीमत पर अधिक मांग, अधिक कीमत पर
कम मांग, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहां भी लिख सकते थे कि कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। तो उसको इंग्लिश में थोड़ा सा और चेंज कर लेंगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा, लेकिन फैक्ट वही रहेगा कि लो प्राइस पर हाई डिमांड और हाई प्राइस पर लो डिमांड, ये फैक्ट होगा। आप उसको लैंग्वेज में कैसे एडजस्ट करते हैं तो ये आप कर सकते हैं, और उसमें अगर थोड़ा सा आप तब्दीली करते हैं, इसको हूबहू फॉलो नहीं करते हैं, तो जो भी आप तब्दीली करते हैं ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, वहां नहीं कर सकते हैं तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर सेंड करें। मैं उसमें अगर कुछ करेक्शन का जरूरत महसूस करूंगा तो जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग को करना चाहिए। आप लोग करेंगे तो हमको भी लगेगा कि नहीं, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे एक्साइटेड हैं, तो आपके एक्साइटमेंट के साथ मेरा भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा। आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स करें, देखें, देखिए फिर मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूं। फिलहाल इस क्वेश्चन पर फिर आता हूं, ये यहां तक क्लियर हो गया। आप इसको फिर यहां पर लिख करके आप P इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/Q करके P फॉर प्राइस आप लिख देंगे और Q से लिख देंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और इसी चीज को हम एक डायग्राम में दिखाएंगे। पहले देखते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र, रेखा चित्र में छोटा सा ही रेखा बनाते हैं। वाई एक्सिस पे कीमत को ले लेते हैं यानी प्राइस, इधर मांग ले लेते हैं यानी कि डिमांड, और ये जो देखिए कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू Q है यानी कि ये अधिक तो ये कम। तो ऐसी स्थिति के लिए जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में जो कर्व आपको मिलेगा, जो रेखा प्राप्त होगी, उसका जो स्लोप होगा वो ऐसा होगा, डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे। आगे जाकर एक क्वेश्चन बनेगा कि मांग की रेखा ऊपर से नीचे क्यों गिरती है, या मांग की रेखा का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है। तो ये तो ऋणात्मक है, और उसका एक कारण अभी निकल रहा है कीमत, क्योंकि कीमत कम होता है तो मांग ज्यादा होता है, और भी कुछ वजह है, उसकी चर्चा आगे के एक वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या कि कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होने के कारण ही ये जो मांग वक्र है ऊपर से नीचे गिर रहा है। यहां पर एक P इनिशियल प्राइस ले लेते हैं, Q फॉर इनिशियल डिमांड ले लेते हैं, P से P1 कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं, नीचे जीरो की ओर आएगा यानी कि घटेगा। तो जब कीमत घटेगा तो हम ये जो Q था वो बढ़ना चाहिए, कीमत P से P1 नीचे आने पर Q से Q1 बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा इधर राइट ओर, ना कि लेफ्ट ओर। तो राइट ओर जाएगा तो यानी कि इधर जाएगा Q1। तो देखें ये प्राइस कम हो गया, माइनस में दिखा दिए, Q को किस में दिखा दिए, प्लस में दिखा दिए, बढ़ते हुए। वहीं पर यदि कीमत P से P2 हो जाए, इंक्रीज कर जाए, प्राइस में इंक्रीजमेंट हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, तो ये Q से Q2 यानी कि ये प्राइस आपका जो बढ़ा प्लस में गया तो ये क्या हो जाएगा, घट गया, माइनस में आ गया। तो यहां पर हम क्या पाए कि कीमत घटने की स्थिति में, यहां पर P से P1 कीमत घटा तो उस स्थिति में मांग बढ़ा, और कीमत बढ़ने की स्थिति में मांग घटा। तो यहां पर कीमत और मांग के बीच में जो निष्कर्ष हमको मिला वो क्या निष्कर्ष मिला कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। कीमत बढ़ने से मांग घटता है और कीमत घटने से मांग बढ़ता है। क्लियर ना, कीमत बढ़ने से मांग घटता है और कीमत घटने से मांग बढ़ता है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज एंड प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड, डायग्राम में दिखा दिए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, हम एक्सप्लेनेशन यहां नीचे करेंगे, लेकिन यहां नहीं करके हम ऊपर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऊपर में, इसके पीछे एक रीजन है। ऊपर में कर देने से क्या होगा कि जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मांग के नियम की मान्यता, वो यहां पर एडजस्ट कर देंगे। यहां लिख देते हैं रेखा चित्र में जब कीमत, सुनते जाए ताकि नहीं भी दिखे तो उस चीज को आप समझ सकें। रेखा चित्र में जब कीमत P, ये P जो था, से P से
P1 होता है, या बढ़कर मेंशन कर ही देते हैं, घटकर है ना, P से घटकर P1 होता है तो मांग Q से बढ़कर Q1 हो जाता है, Q1 हो जाता है। वहीं कीमत जब P से बढ़कर P2 होता है तो मांग Q से घटकर तो मांग Q से घटकर Q2 हो जाता है। इससे पता चलता है कि कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। कोई दिक्कत? कीमत और मांग के बीच कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। कौन बताता है? मांग का नियम। अब आते हैं सेकंड पार्ट, आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, मांग के नियम की मान्यताएं, एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। और मांग के नियम की मान्यता को हम कह सकते हैं और भी एक अलग रूप में, मांग के नियम में अन्य बातें समान होने का क्या अर्थ है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इन द लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान देंगे, स्क्रीन पे आ रहा है, नोटिस कर रहे होंगे आप लोग। मांग के नियम की मान्यताएं, इसको हिंदी में और एक अलग रूप में कहा जा सकता है कि मांग के नियम में अन्य बातें समान होने का क्या अर्थ है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे मांग के नियम की मान्यता को? एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, या दूसरे ढंग से लिखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इन लॉ ऑफ डिमांड। स्क्रीन पे होगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हम डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। इससे पहले पॉइंट पर आए कि क्या इसके मायने है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का, वो पीछे की वीडियो में एक जो बताए थे, dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr t e y yd, ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? एक p मिसिंग है, तो ये सब हम बताए हुए हैं कि ये dx है, यानी x वस्तु की मांग है, और ये x वस्तु के मांग के निर्धारक तत्व हैं। ये फैक्टर्स है जो कि मांग को अफेक्ट करता है, यानी इन सबों में चेंजिंग आएगा तो इसमें भी चेंजिंग आएगा। लेकिन वहां पर हम बताए थे, लास्ट वीडियो में आप लोग गौर किए होंगे, जैसे कीमत मांग ही बता रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि जब एक फैक्टर के इफेक्ट को देखना चाहते हैं मांग पर, तो वहां पर अदर थिंग्स को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यहां से यहां तक क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब इक्वल। तब आपको पता चलेगा कि ये प्राइस के चेंजिंग का डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड क्या डिक्रीज कर रहा है, या प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्या डिमांड इंक्रीज कर रहा है। ये आपको पता चल जाएगा कब? जब ये सब कांस्टेंट रहेगा तब। यहां पर भी जो है मांग का नियम, वो क्या कह रहा है? अन्य बातें समान होने पर। तो यही सब है अन्य बातें, ये सब px को छोड़ करके, सॉरी, PR T E P Y D, ये सब अन्य बातें हैं। ये सबको क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। समान मतलब इक्वल रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तब क्या होगा? कम कीमत, सॉरी, कीमत तथा मांग के बीच ऋणात्मक संबंध। तभी इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होगा? ऋणात्मक, यानी कि x वस्तु की कीमत और x वस्तु के मांग के बीच कैसा संबंध होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या निकल के आ रहा है? कम कीमत पर अधिक मांग, लोअर प्राइस हायर डिमांड। किस कंडीशन में होगा? जब ये सब कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो सिंपल है, लिख देंगे
कि मांग के नियम में अन्य बातें समान होने का निम्न अर्थ है। अर्थ क्या है? एक ये लिख देंगे, संबंधित वस्तु PR जो है, क्या संबंधित वस्तु, यानी संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है? T है टेस्ट, यानी कि उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए मतलब क्या है? स्थिर रहना चाहिए, यानी कि भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि जनसंख्या स्थिर रहनी चाहिए। आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी आय भी स्थिर रहना चाहिए। और आय के वितरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल होगा, यानी कि मांग का नियम फॉलो होगा। अदरवाइज मांग के नियम फॉलो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि भाई ये कीमत बढ़ गया, हम मांग कम करते हैं। इसलिए कम करते हैं कि ये सब कांस्टेंट है। इसमें मान लेते हैं कि अब कीमत बढ़ गया, हमारी आय भी बढ़ जाए, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रहा, आय कांस्टेंट नहीं रहा। हमारी 50 यानी वस्तु जो खरीद रहे थे उसका दाम 50% बढ़ गया, साथ ही साथ हमारा इनकम भी 50% बढ़ गया, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस का डिमांड पर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस के इफेक्ट जो डिमांड पर पड़ने वाले थे उसको न्यूट्रल कर दिया, उसको एक तरह से खारिज कर दिया। किसने? इनकम ने, यानी कि उसके प्रभाव को दिखने नहीं दिया। कौन नहीं देखने दिया? इनकम। तो इस प्रकार से हम पाते हैं क्या कि ये सब चीज कांस्टेंट होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा इन सब चीजों में, तब कीमत का और मांग का हम रिलेशन पाएंगे नेगेटिव, अदरवाइज रिलेशन नेगेटिव नहीं पाएंगे। क्लियर? तो इसी चीज को पॉइंट वाइज लिख देते हैं। क्या था? मांग के नियम की मान्यताएं ना। तो पहला लिखेंगे, ऊपर में आप लिख दीजिएगा मांग के नियम की मान्यताएं। इसको अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। एक नंबर में लिखिएगा संबंधित वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरा, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट भूल जाते हैं कि क्या क्या लिखना है तो फिर यही याद रखिएगा। क्या लिखे थे? dx इजिकल टू फंक्शन ऑफ px pr t e p y और yd, यही लिखे थे ना। तो इसी में लीजिएगा। तो px और dx ये तो मांग के नियम में आ रहा है, ये कीमत हो गया और ये मांग हो गया। यहां से शुरू किए, संबंधित वस्तु हो गया, संबंधित वस्तु हो गया, टेस्ट भी हो गया। अब लेते हैं ई। तीसरा क्या लिखेंगे? भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन ना, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी तरह अगला पॉइंट दे देंगे 5वां में, आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या स्थिर होनी चाहिए, आय स्थिर होनी चाहिए। ये सब स्थिर होगा
तब मांग का नियम फॉलो होगा, यानी कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं फॉलो होगा। जैसे इसी पॉइंट को ले लीजिए, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई चीज, आलू ही ले लेते हैं कि 20 रुपये के रेट से हम मानते पर सप्ताह 5 केजी आलू खरीदते हैं, ये कीमत हो गया इस, और इधर मांग को ले लिए तो ये 20 रुपये में 5 केजी हर सप्ताह खरीदते थे, इस बार अगर ये 25 हो जाए तो हमको कम खरीदना चाहिए। लेकिन आपको या हमको ये अगर लगे कि आने वाले कुछ दिन में क्या हो जाएगा, आलू का रेट 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी बढ़ने की संभावना आपको लग गया, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, ये बढ़े हुए कीमत पर भी हम क्या करेंगे, 20 पर तो 5 ही केजी ले रहे थे ना, 25 पर भी 10 केजी या एक एक पेटी, एक एक बोरा लेकर के आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ने वाला है। तो देखो मांग का नियम फेल कर गया ना, कीमत बढ़ने पर भी मांग घटा नहीं घटा। क्यों नहीं घटा? क्योंकि भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना है, यानी भविष्य में कीमत बढ़ने वाला है। इसलिए कहते हैं कि भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, यानी वो स्थिर होनी चाहिए, तब मांग का नियम अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। कोई आदमी दूध खरीदता है, अभी 50 रुपया मान लीजिए, 40 रुपया लीटर है, रेट अगर इसका बढ़ता है 40 से बढ़कर के 60 हो जाए, 80 हो जाए, तो कई लोग इसके मांग को कम कर देंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इधर कीमत बढ़े और उधर आय भी लोगों की बढ़ जाए, तब फिर मांग क्यों कम होगा? नहीं कम होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कीमत बढ़े तो मांग जरूर घटेगा, लेकिन वैसी स्थिति में इन सबों को क्या होनी चाहिए, यहां से यहां तक स्थिर होनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, ये सब समान होना चाहिए। यही है मांग के नियम की मान्यताएं। अब रही बात, इसका इंग्लिश स्पेस नहीं है, स्क्रीन पर आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख लो। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका इंग्लिश मैं बोल देता हूं, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी कॉन्स्टेंट, या देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा, उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इसको इंग्लिश में देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट एंड फैशन ऑफ गुड्स या कंज्यूमर। फिर है भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, यानी कि देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। और नेक्स्ट जो है, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन पॉपुलेशन, दैट मीन्स पॉपुलेशन साइज शुड बी कांस्टेंट। आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन इनकम, आई मीन इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर मस्ट बी कांस्टेंट, इक्वल। तो ये सब अगर कंडीशन रहेगा तब मांग का नियम दौड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन इधर कीमत में चेंजिंग हो रहा है, इधर आय में भी चेंजिंग हो रहा है, जनसंख्या में भी चेंजिंग हो रहा है, भविष्य में कीमत परिवर्तन की भी संभावना हो रही है, तो ऐसी स्थिति में मांग का नियम फेल कर जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मांग का नियम। आप लोग, हमको लगता है कि अच्छा आप लोग को लगा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम के लिए। और पूर्ति का नियम जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो मांग के नियम को आप समझ रहे हैं, हम तो पहले ही कह दिए कि मांग का नियम क्लियर तो पूर्ति भी क्लियर, पूर्ति का नियम भी क्लियर है। या मांग का जितना क्वेश्चन आ रहा है शुरू से, चाहे वो मांग का अर्थ हो, या मांग के निर्धारक तत्व हो, या मांग फलन हो, आज मांग का नियम हो, यही क्वेश्चन आगे जाकर के पूर्ति के नियम में सेट कर जाता है, या पूर्ति चैप्टर में सेट कर जाता है। जैसे पूर्ति का अर्थ, पूर्ति के निर्धारक तत्व, या पूर्ति का नियम। बस होता क्या है कि कीमत और मांग का, जो मांग में हम देखते हैं, कीमत और मांग में हर जगह हमको नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है, यानी कीमत बढ़ने से मांग घटता हुआ प्रतीत होता है, या घटते हुए पाते हैं। लेकिन पूर्ति में क्या होगा, कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो पूर्ति भी घटेगा। अब ये क्यों होगा, सोच सकते हैं आप। इस पर आज के वीडियो में टाइम नहीं लेंगे, वो आगे के वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन एक हिंट आपको दे दिए हैं कि ये सब चीजें बीच बीच में आपको जरूरत महसूस होगी, आप लोग इस चीज को हमेशा नोटिस में रखेंगे, तब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो चलते हैं, हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
मांग के नियम के अपवाद के साथ, यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? मांग के नियम का अपवाद, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, वो भी हम लोग देखेंगे। आज हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।